हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। तो चलिए देख लेते हैं क्या वैकेंसी आई है और किस डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी आई है और किस रिगार्डिंग है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कांस्टेबल जीडी के लिए वैकेंसी आई है। किस किस डिपार्टमेंट में आई है तो वो देख लेते हैं। CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आई है। NIA के द्वारा ये वैकेंसी, इसमें कुछ NIA में भी फिल होंगी, इससे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में, SSF में भी इससे कुछ रिक्रूटमेंट भर्ती की जाएंगी। आप जानते ही होंगे राइफल मैन एंड आसाम राइफल्स में भी कुछ वैकेंसी यहाँ से फिल की जाएंगी। तो देख लेते हैं क्या डेट है इसका। ऑनलाइन फॉर्म आप कब से डाल पाइएगा तो आज 17/7 यानी 17 जुलाई से लेके 31/8 यानी 31 अगस्त तक फॉर्म फिल करने का लास्ट सबमिशन डेट है। तो लास्ट डेट एंड टाइम टू रिसीव द ऑनलाइन पेमेंट यानी कि लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म फिल करने का, उस डेट तक आपका ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी यानी कि लास्ट फॉर्म जो है आप 31/8 तक सबमिट कर पाइएगा और लास्ट फी जो है वो आपको 2 दिन का और एक्सटेंशन दिया जाएगा यानी कि 2 सितंबर तक आपका फी लिया जाएगा। एंड लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर जनरेशन ऑफिशियल चालान यानी कि जो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, बाई चालान आप लेके बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो 4 तारीख तक आप उस चालान का पेमेंट बैंक में जाके कर सकते हैं। ठीक है। एंड उस 2 दिन आपको और एक्सटेंडेड समय मिलेगा चालान जमा करने के बाद। 2 दिन के बाद आप उस चालान का नंबर जो भी है ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर जहाँ किए होंगे वहाँ डाल सकते हैं चालान का नंबर। तो चलिए देख लेते हैं कि फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो कि आप देखिए, कभी भी आप किसी भी तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट्स का नोटिफिकेशन देखिए तो आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंफर्म से पूरी तरीके से डिटेल में समझिए, क्योंकि जब तक आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं कंप्लीटली देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या मांग रहा है और क्या हमें वहाँ फिल करना है। और इसके कारण कभी कभी होता ये है कि फॉर्म इनकम्प्लीट हो जाता है और आप उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं, आपका वेस्ट हो जाता है, वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, पैसा भी आपका वेस्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय SSC बेस्ड वैकेंसी इनिशिएटेड बाय MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है। आपको ऐसे भी पता ही होगा कि जितने भी CAPF की यानी कि जो नॉन मिलिट्री यानी कि आर्मी की जो वैकेंसीज नहीं होती है, जैसे जितने भी पैरा मिलिट्रीज होते हैं, चाहे वो CRPF हो, CISF हो, सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। बाकी आर्मी का वो अलग है, वो आप डिफेंस के अंतर्गत आता है वो। ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो एज यूजुअल SSC अपना CB एग्जाम लेती है यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लेगा। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपके वहाँ एग्जाम होगी। PET होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि सारे डिफेंस जितने भी डिफेंस की जॉब होती है वहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना ही पड़ता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि क्या आपका लेंथ होगा, क्या आपका चेस्ट होगा एक्सपेंड करने के बाद, या फिर कितनी आपकी हाइट होगी, कितना आपका वेट होगा, ये सारा आपका लिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन लिए जाएंगे एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। जितना इसका स्टैंडर्ड होगा एज यूजुअल उस स्टैंडर्ड पे आपको आना होगा, तब आप इसमें आप रिक्रूट हो पाएंगे। आगे देख लेते हैं क्या है ऐसा जो आपको पता होना चाहिए फॉर्म फिल करने से रिगार्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं पे स्केल क्या है। तो पे स्केल देख रहे हैं, पे लेवल 3 है यानी कि यहाँ पे आपकी सैलरीज 21,700 से लेकर 69,100 तक की सैलरीज होगी। क्या वैकेंसी है, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो यहाँ देखिए BSF में वैकेंसी आई हुई है। CISF में कुछ रिक्तियां हैं, जैसे जो कैटेगरी वाइज हैं आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए जैसे BSF में 2,690 सीट है, CISF में आपका अनरिजर्व के लिए 3,217 सीट है। एज यूजुअल आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं आप उस कैटेगरी में देख सकते हैं कि मेल के लिए आपके लिए कितना सीट रिजर्व किया गया है, फीमेल के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है, वो कंप्लीटली आप देख सकते हैं। इस तरीके से ITBP का भी है, आप में यहाँ SSB में भी कुछ रिक्रूटमेंट्स हैं। ये टोटल SSC ही रिक्रूट करेगी और अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन, जिस पोस्ट के लिए आपने सिलेक्शन चूज किया है उसके रिगार्डिंग आपका मार्क्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में आपका मार्क्स मतलब सुटेबल होगा उस डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या क्या है। जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ देख रहे हैं कि 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी ऐसे लोग जो पहले से ही सर्विस में थे और वो रिटायर हो गए हैं, अदरवाइज उन्होंने NOC ले लिया है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वो लोग आप अपना क्राइटेरिया देख लीजिएगा कैसे फिल करना है। अच्छा हाँ, एक बात और बोल रहा है कि अगर एक्स सर्विसमैन का कोटा खाली रह जाता है, रिजर्वेशन कोटा बाय द वे, अगर उतने एक्स सर्विसमैन नहीं हो पाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी को वो दे दिया जाएगा वो सारी सीट्स। ठीक है। अगर फुलफिल नहीं कर पाते हैं, एक सर्विसमैन नहीं उतने हो पाते हैं, तो कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लिएबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। तो आप जॉब लोकेशन के लिए कंफर्म हो जाइए कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको जॉब लोकेशन पे भेज सकता है।
नेशनैलिटी क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वैकेंसीज आर स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज, हेंस अ कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल, यानी आपको अपना आवासीय देना है। ये आप आश्वस्त रहिए कि आपको आवासीय देना होगा, स्टेट से है या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, देना पड़ेगा। एज लिमिट देख लीजिए, 18 से 23 साल तक का एज लिमिट है। कब? 1/8/2021 तक 23 वर्ष। अगर ज्यादा होता है 1/8 को, अगर 23 वर्ष 1 दिन हो जाता है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए। 1/8 तक 23 वर्ष काउंट होगा, यानी कि कंप्लीटली आसान भाषा में अगर समझे तो कैंडिडेट शुड बॉर्न अर्लियर देन 2/8/1998, यानी 2/8/1998 से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पहले का है या फिर 1/8/2003 के बाद का डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। हाँ, एज यूजुअल जो भी, जैसे कि रिजर्वेशन कोटा का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को 3 साल का रहता है, एक्स सर्विसमैन का एज यूजुअल 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 23 + 3, यानी कि वो 26 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं, OBC भी भर सकते हैं, और 23 और 5 28 साल तक का अगर एज है SC/ST किसी कैंडिडेट का तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से चिल्ड्रेंस एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्स इन 1984 राइट, तो आपको याद होगा 1984 में राइट्स में जो भी अफेक्टेड ऐसे परिवार के बच्चे जो उस समय अफेक्ट हुए हैं उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। या फिर गुजरात में जो 2002 का जो दंगा हुआ था उसमें भी अगर कोई अफेक्टेड ऐसा बच्चा है जिनके परिवार इससे अफेक्टेड हुए, उनको भी 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। एंड हाँ, इसी में अगर OBC कैटेगरी का है तो उसको 8 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। इन्हीं राइट्स में अगर OBC कैटेगरी का कोई लड़का है तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जा रहा है। एंड SC/ST का है, अगर इसी तरीके के दोनों राइट्स में अगर वो उनके परिवार अफेक्टेड थे तो SC/ST के बच्चों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर ये सब तो आप लोग देख सकते हैं जो भी होंगे इस तरीके के अफेक्टेड में। एंड आगे बात कर लेते हैं क्या कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो फॉर्म फिल करने से पहले पता होना चाहिए वो देख लेते हैं। बाकी सब तो आप एग्जामिनेशन के बाद भी उसको क्लियर कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं आगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट 10th का आपका जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है आपके स्टेट का या फिर टेरिटरी का, वहाँ से आपने 10th क्लास पास आउट किया होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपने NCC सर्टिफिकेट लिया है तो NCC सर्टिफिकेट में देख लीजिए आपको क्या बोनस अंक मिलेगा। जैसे कि NCC का अगर सर्टिफिकेट C टाइप है आपको तो 5% का मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशंस में मिल जाएगा। अगर B सर्टिफिकेट रखा हुआ है आपने तो 3 मार्क्स का आपको उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर सर्टिफिकेट A टाइप का है तो आपका 2% का मार्क्स आपको मिलेगा इसमें, मतलब जो भी आपका मार्किंग होगा उसमें 2% आपको बोनस टाइप का मिलेगा एक तरीके से। एंड दिस बेनिफिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। अगर एक सर्विसमैन है उन्होंने NCC किया हुआ है और इन तीनों तरीके के सर्टिफिकेट में से कोई भी सर्टिफिकेट है उनके पास, तो उनको इस तरीके का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। हाउ टू अप्लाई की अगर बात कर ले तो अप्लाई के लिए आपको सोचना नहीं है, आप डायरेक्ट ssc.nic.in पे जाके यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा उसको एज यूजुअल देख के फॉलो करके वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगा कि वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके आप ऑनलाइन फॉर्म के पेज पे जाके वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। देख लीजिए फोटोग्राफ्स किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जो फोटो आप अपलोड करिएगा। तो पहली बात ये जान लीजिए कि फॉर्म ऑनलाइन फिल होने वाला है, यहाँ ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करके पोस्ट नहीं करना है। तो फोटोग्राफ्स आपका 20 से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस चीज़ को मार्क कर लीजिए, अदरवाइज आप कैफे में अगर फिल करवाइएगा फॉर्म जाके तो आपको कोई इशू नहीं है। वो लोग की इतनी नॉलेज होती है कि वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे और उनको पता होता है कितना KB में देना होता है फोटो वगैरह। एंड फोटोग्राफ्स विदाउट कैप विदाउट ग्लासेस, मतलब अगर आप स्पेक्टिकल पहनते हैं तो वो आप जो है स्पेक्टिकल्स निकाल के फोटो दीजिएगा आप, ठीक है। आगे देख लेते हैं कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट सबमिट ऑनलाइन, ठीक है, वो तो बोल रहा है कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए। एंड फी है इसमें 100 रुपीज़ आपका चार्ज लग रहा है फॉर्म फिल करने का। and women candidate and candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe, ex servicemen eligible for reservation are exempted for payment of fee। यानी कि जो वुमेन है, यानी कि जो गर्ल्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड कास्ट है, एक्स सर्विसमैन है, इनको फी पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फी देखिए कितने तरीके से ले सकता है, या तो आप UPI पेमेंट अगर नेट बैंकिंग करते हैं तो उससे कर सकते हैं, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, जितने भी तरीके के UPI जो भी देते हैं आपको प्लेटफॉर्म पेमेंट करने के लिए उससे कर सकते हैं। कार्ड है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, उनसे भी आप
ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है ऑनलाइन, तो आप चालान ले सकते हैं। फॉर्म फिल करके एक चालान देगा, उस चालान को भर के आप बैंक में पेमेंट करिएगा और उस चालान को फिर आप अपने फॉर्म में अपलोड कर दीजिएगा, वो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप चालान लेंगे तो किस तारीख तक आप अपना चालान को जाके वहाँ पे कटवा सकते हैं, यानी 7 तारीख तक, 7 अगस्त ने सितंबर तक आप अपना चालान का पेमेंट करके उसको अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 2-3 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा आपको चालान के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ रहने वाला है। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लीजिए, जैसे कि बिहार में भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, इन सब जगह पर सेंटर रहने वाली है। कानपुर, लखनऊ, ये आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका सेंटर है। एज यूजुअल अपने सुविधा के अनुसार नियरेस्ट सेंटर आप डाल सकते हैं एग्जामिनेशन का। एंड आगे में देख लेते हैं कि और क्या ऐसा चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें क्या ले रहा है, ये सब भी देखना जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा इसमें आपको क्या क्या आपका मतलब क्या इसमें सब्जेक्ट होगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग हो गया या फिर जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो गए, इनसे 25 क्वेश्चन होगा और 25 मार्क्स के होंगे। फिर जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के मतलब जीके, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो आप पढ़ते हैं, या फिर जनरल अवेयरनेस में जैसे करंट अफेयर, करंट में क्या क्या न्यूज़ है, उससे 25 क्वेश्चन मिक्स करके दिया होगा, 25 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के होंगे 25 क्वेश्चन आपके। एंड इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से जो आप सिलेक्ट करेंगे, इसके 25 क्वेश्चन। जैसे इंग्लिश लेना है तो आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, अगर हिंदी आपने सेलेक्ट किया होगा तो हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। इसमें एक ऑप्शन है कि हिंदी भी ले सकते हैं आप। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होंगे, वो आप जानते हैं। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगा, आप श्योर हो लीजिए कि अगर एक गलत होता है तो आपका 0.25 मार्क्स जो सही होगा उसमें से कट जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर 4 गलत होते हैं तो 4 तो वो आपका क्वेश्चन गया ही, 0, चारों क्वेश्चन तो गलत हुआ, प्लस 0.25 के हिसाब से 4 क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपका जो सही किया हुआ क्वेश्चन होगा उससे डिडक्ट हो जाएगा। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्वॉल्व कैंडिडेट थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, यानी कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको पब्लिश कर देगा। अभी उसमें तो काफ़ी समय है, अभी तो फॉर्म फिल होगा अगस्त तक। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देख सकते हैं जितने भी जो जनरली जो आपका एसएससी लेती है उसी तरीके का इसमें रीजनिंग होगा। जनरल नॉलेज में आप लोग जान रहे हैं जनरल नॉलेज में क्या होता है, हिस्ट्री होती है, सिविक्स हो गया, पॉलिट्री हो गई, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, या फिर जो डेली करंट अफेयर्स हो गया उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं क्या क्या नंबर सिस्टम है, होल नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एंड फंडामेंटल अर्थमेटिक्स है, रेशियन प्रोपोर्शन है। यानी कि जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है जनरली जो एलडीसी या फिर यूडीसी के लिए है वही सिलेबस इसमें है आपका। एंड 10th बेस पे है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड यूडीसी एंड एलडीसी से थोड़ा कंफर्ट ही होगा। एंड इंग्लिश हिंदी जिसमें आपकी एबिलिटी होगी, आप जरूरी नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट को चुने, आप हिंदी अगर प्रेफर करना चाहते हो तो हिंदी सब्जेक्ट को लेके आप इसका 25 क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी के लिए है। एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मैं बात कर लूँ अगर, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लीजिए क्या होगा। 5 किलोमीटर के दौड़ होगी भाई आपकी 24 मिनट में जो आपको कंप्लीट करने हैं, और फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो कि इनके 8.5 मिनट में कंप्लीट करने हैं। एंड फॉर कैंडिडेट दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था की जाएगी। एंड रेस होगा एक अलग से 1.6 किलोमीटर का 6.5 मिनट में, यानी कि 5 किलोमीटर तो वो जाना ही है। फिर उसके बाद 1 मील 1.6 किलोमीटर में नहीं, 1 मील का होता है जो कि 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। मेल को 800 मीटर की रनिंग है, स्पीड रनिंग, जो कि आपको 4 मिनट में महिलाओं के लिए दी गई है। एंड आगे देख लेते हैं और क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि देख लेते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मेल की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, एंड फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहाँ पे। एंड एज रिलैक्सेशन, आप रिलैक्सेशन फॉर देख लेते हैं क्या रिलैक्सेशन दे रहा है फीमेल में। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, तो जो भी कास्ट होंगे उनको हाइट में हल्का रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट को 162 मेल में देगा। जैसे कि जनरल जो अनरिजर्व है उनको 170 सेंटीमीटर मांग रहा है, अगर फीमेल है शेड्यूल ट्राइब की तो 150 सेंटीमीटर्स देगा। इसी तरीके से जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं उनको भी उस हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एज यूजुअल जो रिजर्वेशन होगा वो देगा। एंड 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, यानी चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए चेस्ट, यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ। एज यूजुअल चेस्ट एक्सपेंशन में भी अलग अलग रिजर्वेशन के कोटा में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा जिस कोटा से भी आप बिलोंग करते हैं। ठीक है,
एंड वेट की बात कर लें तो प्रोपोर्शनल टू हाइट, यानी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए मेजरमेंट, वो आपको यहाँ पे लिया जाएगा। तो वो आप डेटा देख सकते हैं कि कितना वेट में कितना कितना हाइट में कितनी वेट होनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं गूगल पे भी सर्च करके कि कितना होना चाहिए, वो आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा। खैर ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं, अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि फॉर्म फिल करना है और क्या क्या मस्ट है इस फॉर्म फिल करने से रिगार्डिंग। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन तो मैंने बताया ही, सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, स्टैंडर्ड टेस्ट आपका मेजरमेंट होगा शरीर का, यही सब चीज़ होंगी। एंड मैंने पहले ही बताया कि एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी का जो भी ए बी और सी टाइप का सर्टिफिकेट होगा वहाँ पे उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड यही सब बातें थी। तो आगे देख लेते हैं और कुछ है क्या जो जानना चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, क्या क्या और जानना चाहिए। तो उसमें है, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसमें जाइएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म खोलिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार आपको करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, आधार नंबर आपका डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन करते समय मैट्रिक का पासिंग ईयर पूछेगा, उसमें रोल नंबर पूछेगा, किस बिहार बोर्ड से हैं, बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड बीएसएससी होता, बिहार का जो बोर्ड का नाम होगा वो फिल करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर पाइएगा। एंड इसके रिगार्डिंग मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप बाकी फर्दर प्रोसेस में जैसे जैसे आगे क्लिक करिएगा वो आपको फर्दर प्रोसेस समझ में आता जाएगा। उसके लिए आप परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए बेसिक डिटेल्स जो जो डाल रहे हैं, जैसे आधार नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट में दिया हुआ है डू यू हैव आधार नंबर, अगर आधार नंबर है तो यस करिए, आधार का नंबर डालिए, वेरीफाई आधार नंबर, एक बार वेरीफाई के लिए दोबारा डालना पड़ने के बोल रहा है। उसके बाद आगे देख लीजिए आईडी का नंबर डालिए, आधार का क्या नंबर है, नाम लिखिए अपना, वेरीफाई नेम, दोबारा नाम लिखिए अपना, हैव यू एनर चेंज, कभी नाम बदला है आपने उसके बारे में, अगर नाम अपना चेंज किया है कभी, तो जैसे महिलाओं का नाम क्या होता है कि चेंज होता है, शादी के बाद उनका नाम चेंज होता है, जिसके कारण नाम चेंज अगर किया है तो वो डालना है इसमें, फादर नेम डालना है, ठीक है, मदर्स नेम डालना है। तो ये जो भी फॉर्म होगा ऑनलाइन उसका एक तरीके का एक फॉर्मेट दे दिया है यहाँ पे पीडीएफ टाइप का, ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या इसमें डालना है। जैसे कि वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, 10th में कब पास किया था, ईयर ऑफ पासिंग ईयर है, रोल नंबर क्या था उस समय, ठीक है। एंड वेरीफाई एजुकेशनल बोर्ड, यानी कि आपने सीबीएसई से किया है या फिर बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन किया है, वो सब चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फर्दर इसी तरीके से फॉर्म पूरी फिल होगी। बाकी आगे आप इसको पूरा फॉर्म फिल करके आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए ये फॉर्म है वो तो रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस तरीके से आपका फॉर्म खुलेगा और इसमें सारे डिटेल्स एज यूजुअल, अपना एड्रेस, क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आप यहाँ पे डालिए एंड इस तरीके से आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका चूज फोटो, यानी फोटो यहाँ पे अपलोड होगा, सिग्नेचर यहाँ अपलोड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा करने के बाद आप इसको प्रोसीड करिएगा तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब फॉर्म फिल करने के बाद आप एक उसका प्रिंट आउट लेके फर्दर किसी भी तरीके की कोई भी इशू होती है तो उसके लिए आप उसको एज एन सिक्योरिटी अपने पास सेव रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिल करें और इंतज़ार नहीं करें कि बाद में मैं फॉर्म को फिल करूँगा। उसमें क्या होता है कि कभी कभी नेट जो होता है काफ़ी जंक हो जाता है बहुत। देखिए वैकेंसी ज़्यादा हुई थी, ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा लोग फॉर्म को फिल करेंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा नेट पर, नेट स्लो हो जाती है। तो कोशिश करिए कि फॉर्म को पहले ही फिल कर लें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। एंड फर्दर किसी भी तरीके की कोई भी नोटिफिकेशन आती है इसी एसएससी से रिगार्डिंग या फिर कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैं आपको फर्दर इसी चैनल पे, जो कि अपने चैनल का नाम है वैकेंसी अपडेट्स, यहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको न्यूज़ सफिशिएंट लगी, आपको कुछ हेल्प हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।